नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम 2023 के लिए सामान्य अध्ययन की एक इम्पॉर्टेंट क्लास। और ये क्लास होने वाली है आपकी टॉप 60 क्वेश्चंस की, और पार्ट 1 ये आपका होने वाला है। अगर आप लोग पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से लाइक करते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो ये बनती है आपकी हिंद महासागर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। आपको बताना है कि हिंद महासागर हमारा जो भारत का जो नक्शा है, मान लीजिएगा कि इस तरीके से जो हमारा भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर आपका जो दक्षिण में है, साउथ में जो है आपका ये पड़ता है आपका हिंद महासागर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पूर्व में क्या है भारत के, तो भारत के पूर्व में आती है आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। पूर्व में आ जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में आ जाएगा आपका अरब सागर, ठीक है। पश्चिम में आ जाएगा आपका अरब सागर, दक्षिण में है आपका हिंद महासागर, और पूर्व में है आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, इनको भी आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति मीमांसा के लेखक कौन है। तो जाति मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन जरा और बताइएगा कि यहाँ पर पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे माना जाता है। क्वेश्चन आपका है कि संविधान की जो आत्मा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है अनुच्छेद 32 को, ठीक है। अनुच्छेद 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या माना है? संविधान की आत्मा माना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, वहां पर यह ना दिया हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक है। डायरेक्ट आपसे अगर पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, तो प्रेम्बल को माना जाता है, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अगर अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान जो सेनानायक था वह कौन था। तो ये था आपका दोस्त मोहम्मद रुहेला, ठीक है। तो मोहम्मद रुहेला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं, देख लेते हैं कि जो पानीपत के युद्ध हुए थे, कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो प्रथम जो आपका युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये आपको डेट याद रखनी है। किन के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में बाबर की यहाँ पर जीत हुई थी, ठीक है। और जब यहाँ पर बाबर की जीत हुई थी तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा यहाँ पर की गई थी। क्लियर है? अगर बात करें पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। बैरम खां के बीच हुआ था, ठीक है। बैरम खां क्या था? अकबर का सेनापति था। एवं किसके बीच हुआ था? हेमू यानी कि हेमचंद्र के बीच, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? अकबर की जीत हुई थी। क्लियर है? अब बात करते हैं पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1761 ईस्वी में, मराठाओं के बीच में और किसके बीच में? अफगानिस्तान का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, इसके बीच में हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया? तो तीनों युद्ध आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में जो आपकी हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी। तो ये की थी मेवाड़ के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है आपका भीमबेटका, ठीक है। तो ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, ठीक है। कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में अजंता की किस गुफा में मणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। तो ये अंकित है आपकी जो गुफा संख्या है 10, उसमें जो है किसकी आकृति है? राजकुमारी की, जो कि मणासन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी बिहार 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म आपसे अगर पूछा जाए तो जन्म इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के निकट जो है कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। क्लियर है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को या सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम का कार्य क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाइलम का कार्य होता है, यह जो है पादप ऊतक जल एवं उसमें घुले हुए खनिज लवणों को जड़ से लेकर पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला है फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो यह पादप जो ऊतक है पत्तियों द्वारा निर्मित जो भोजन है इसको जो है पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कैसे करेंगे? कई बच्चे भूल जाते हैं, तो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जाइलम में देखिए जा आ रहा है और ला आ रहा है। ठीक है, तो जल यहाँ पर शामिल है, जाइलम में जल आ रहा है ना, तो इसका काम क्या होगा कि जल को पौधों के जो है विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करेगा वह करेगा जाइलम ऊतक। ठीक है, और जो भोजन पहुंचाता है, ये देखिए भोजन पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के दंश यानी कि डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो भैया सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल आता है और फिर आता है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये हो गई पृथ्वी की सतह। इनको अभी हम आगे जो है डिटेल में समझेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है? तो दरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूफी संत का जो मकबरा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है दरगाह। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर जान लेते हैं पृथ्वी की सतहों के बारे में। ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहली जो सतह बताई थी वो बताई थी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपको हमने बताया था, इसको कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रेपोस्फियर। क्या बोला जाता है? ट्रेपोस्फियर बोला जाता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 0 से 12 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 0 से 12 किलोमीटर, इसको जो है ट्रेपोस्फियर बोला जाता है। और यहाँ पर सारी जो घटनाएं होती हैं जैसे कि बारिश होती है आपकी, आंधी तूफान, ये सारी घटनाएं किसके अंतर्गत आती हैं? क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इसकी ऊंचाई होती है 12 से 50 किलोमीटर तक की, और इसी में जो है आपकी ये देख रहे हैं ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर आपकी यहाँ पर पाई जाती है समताप मंडल में, और ये जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मीजोस्फियर, जिसको हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। और इसकी जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर की हाइट होती है इसमें। ठीक है, और ये जो है ठंडी परत के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं तो इसके बाद आएगा आपका थर्मोस्फियर। ठीक है, थर्मोस्फियर को हम किस नाम से जानते हैं? आयन मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आयन मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी आपकी 80 से 700 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो रेडियो तरंगे हैं, जो जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो रेडियो तरंगों के माध्यम से वो चलती है, तो ये सारी यहाँ पर जो सैटेलाइट वगैरह हैं यहाँ पर जो है होती हैं। इसके बाद आपका बहिर्मंडल आ जाएगा, जिसको हम एक्सोस्फियर कहते हैं। और इसकी जो हाइट होती है 700 से आपकी लगभग 1,90,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो है सारे के सारे यहाँ पर जो आपका पृथ्वी का पूरा वायुमंडल है, ये आपकी लेयर हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। तो इंग्लिश में भी आप लोग इनको याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में आपसे पूछ देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है?
तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछें तो टोटल इनकी संख्या है 8। कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कथकली अगर आपसे पूछा जाए तो केरल का है। ठीक है, केरल से याद आया कि शांत घाटी यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि शांत घाटी कहाँ पर है, साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में है। अगर आपसे पूछ ले कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। केरल आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जो कि सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछ लिए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यह है आपका केरल में। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला यहाँ पर नृत्य दिया गया है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। बहुत ही सिंपल है। सत्रिया नृत्य असम का है। ये काफ़ी पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सत्रिया नृत्य जो है कहाँ का है, तो ये है असम का। ठीक है, और असम में आपको याद होगा काजीरंगा नेशनल पार्क है, रायमोना है, ठीक है, डिब्रूगढ़ साइखोवा है। तो ये सारे नेशनल पार्क भी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम, ये भी आपका केरल का है। तो केरल के दो हो गए, एक हो गया आपका कथकली और एक हो गया आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो ये हो गए शास्त्रीय नृत्य जिनकी संख्या कितनी है, 8 है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस समय वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है, ये जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसको कहाँ रखा गया है, तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के भाग 3 से हटा दिया गया था। अब जो है इसको अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। यह एक वर्तमान में क्या है, कानूनी अधिकार के रूप में इसको जाना जाता है। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वो है 6। ठीक है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो मौलिक अधिकार हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और इनका जो वर्णन है वह कहाँ पर है, भाग 3 में है। तो ये भी याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ पर है, भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहला है आपका समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये आता है आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक है, इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में, और अनुच्छेद 32 को ही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या माना गया है, संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो पहला है क्षोभ मंडल। यहाँ पर क्या है, मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं हैं होती हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। समताप मंडल, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मध्यमंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में क्या है, रेडियो तरंगें इस परत में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों रेखाएं जैसे कि आपकी है एक कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाला महाद्वीप कौन सा है, तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इससे जो है तीनों रेखाएं आपकी गुजरती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो स्थल से समुद्र की ओर ये जो है पवनें बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कर्नाटक में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में और झारखंड में। ठीक है, तो ये राज्य आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक जो कर्तव्य हैं आपके अनुच्छेद 4 का के अंतर्गत आते हैं।
और किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1856 ईस्वी में। इसका श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये कब बना था, तो 1856 में बना था। और किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो एक तो था आपका कलकत्ता का, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो लखनऊ से कौन लड़ी थी? बेगम हजरत महल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शनि में, बृहस्पति में और यूरेनस में। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी तक वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो पहला यहाँ पर प्रमुख दिवस दिए गए हैं और यहाँ पर तिथियां दी गई हैं। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस आपसे पूछा जाए तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये सारे दिवस आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और हम आपको बता दें कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि 22 की डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च हो गया आपका। ठीक है। 22 अप्रैल हो गया। बताइएगा क्या मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल। 22 मई को क्या मनाया जाता है? बताइएगा। तो 22 मार्च जल दिवस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस हो गया। 22 मई की बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालसा की स्थापना करने वाले गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इन्होंने जो है खालसा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगर पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछ लें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है? तो सबसे अधिक जो सीमा भारत की लगती है वो लगती है बांग्लादेश से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी H बैरोज ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? तो सांटोस को जो है कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? तो ये है आपका पुरापाषाण युग। ठीक है। प्रागैतिहासिक यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है कि पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है। इनके आपको ईसा पूर्व जो आपके दिए गए हैं, पुरापाषाण काल चला था 25 लाख ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है।
उसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल, ये आपका चला था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व। फिर आता है नव पाषाण काल, 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक ये चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है GIS किसका लघु रूप है? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये लघु रूप है, यानी कि GIS का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पीली क्रांति का संबंध क्या इस्पात से है, इस्पात उत्पादन से? तो बिल्कुल नहीं है। पीली क्रांति का जो संबंध होता है वह है तिलहन उत्पादन से। किससे होता है भैया? तिलहन उत्पादन से होता है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का जो संबंध होता है मत्स्य उत्पादन, ये भी सही है, मछली। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर कई क्वेश्चन और बनते हैं, चलिए हम उनको भी आपको नोट करा देते हैं। एक आपसे पूछा जाता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध अगर आपसे पूछ ले, भूरी क्रांति का संबंध होता है उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले रजत क्रांति, रजत क्रांति एक है, ये भी पूछा जाता है, तो इसका है अंडा उत्पादन से। ठीक है, अंडा उत्पादन हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाता है कृष्ण क्रांति, क्या भैया? कृष्ण क्रांति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका होता है बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है, बायोडीजल उत्पादन से इसका संबंध है, बायोडीजल उत्पादन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक और नोट कर लीजिएगा, सुनहरी क्रांति एक आपसे पूछा जाता है, सुनहरी क्रांति काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी क्रांतियां हैं उनको हम नोट करा दे रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले सुनहरी क्रांति तो इसका संबंध होता है फल उत्पादन से। ठीक है, किससे होता है? फल उत्पादन से। एक आपसे पूछी जाती है अमृत क्रांति, इंपॉर्टेंट है, अमृत क्रांति, इसका संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का जो संबंध है वो बच्चों है नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से संबंध किसका है? अमृत क्रांति का। एक आपसे पूछी जाती है झींगा क्रांति, सॉरी गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति अगर आपसे पूछ ले, गुलाबी क्रांति, तो इसका जो होता है संबंध ये होता है झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है, कौन सी मछली? झींगा मछली उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले गुलाबी क्रांति तो झींगा मछली उत्पादन से इसका संबंध होता है। ठीक है, तो ये सारी क्रांति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत और ये आते हैं भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है और 8वीं अनुसूची का एक हमने सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। किस संविधान संशोधन से कौन सी भाषा यहाँ पर जोड़ी गई है, सारा वहाँ पर हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 22 भाषाएं आपके सामने लिखी गई हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़। ठीक है, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, ये 22 भाषाएं हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो ये करते हैं सांसद और नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री की? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। हड़प्पा संस्कृति की यहाँ पर बस्ती है और किस नदी पर ये जो है अवस्थित हैं? ठीक है, तो हड़प्पा जो है ये है आपका रावी नदी के तट पर, कालीबंगा है आपका घग्गर नदी के तट पर, लोथल आपका आता है भोगवा नदी के तट पर और रोपड़ आता है आपका सतलज नदी के तट पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी थीं? तो 6 भाषाएं थीं, कौन कौन सी? पहली थी आपकी तमिल, 2014 में ये आई। ठीक है, संस्कृत आपकी 2005 में शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत आती है, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया जो है आपकी 2014 में। ठीक है, तो ये टोटल आपकी 6 भाषाएं हैं जिनको हम शास्त्रीय भाषाओं के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर होता है? तो ये होता है सिल्क, जिसको हम रेशम बोलते हैं।
रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो सतनामी आंदोलन जो है ये चलाया था गुरु घासीदास ने। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी जिसको हम बैरोमीटर यंत्र है, इससे जो है क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है वायुमंडल के दबाव को। ठीक है, वायुमंडल के दबाव को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था इरेस्टोस्थनीज ने। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो हिकैटियस को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो सारे के सारे सही यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। ठीक है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1932 ईस्वी में किया गया था और इस बांध की जो ऊंचाई है वह है 38 मीटर और इसकी जो लंबाई है वह है 3.5 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? तो ये की गई थी हड़प्पा की। ठीक है। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारकरी संप्रदाय क्या है? तो वारकरी संप्रदाय हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपरा है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक जैसे भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री विट्ठल के भक्त को वारकरी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 8.6%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हैंगियोग्राफी संबंधित है। तो हैंगियोग्राफी किससे संबंधित है? संत के जीवनी लेख से। ठीक है। इसमें क्या होता है? संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। किसमें किया जाता है? हैंगियोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर जो है क्या किया था? आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। तो ये किया था ताराबाई सिंधे ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यह है सौर ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि वैकल्पिक स्रोत वे हैं जो आधुनिक युग में निजात किए गए हैं। ठीक है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया आदि। ठीक है। परंपरागत स्रोत की बात करें जो सीमित हैं, ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर है? तो यह है आपका अंटार्कटिका। ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्यपाल को कहा जाता है क्योंकि ये राज्य का पूछा गया है। अगर भारत का पहला नागरिक पूछ लिया जाए तो ये कहा जाता है राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, जो कि वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। वनस्पति के प्रकार और इधर हैं पौधों की प्रजातियां। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन महोगनी, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन सॉल, ये भी सही है। कटीली झाड़ियां बबूल, ये भी सही है। मैंग्रोव वन सुंदरी, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपके प्रकार हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला जो प्रमुख अक्षांश है उससे कौन सी रेखा गुजरती है? तो यह है आपकी कर्क रेखा, कर्क वृत्त जिसको बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं राज्य के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न।
सही जोड़े यहाँ पर बनाना है, आंदोलन दिए गए हैं और सुधारक दिए गए हैं। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही है। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की, बिल्कुल सही है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों यहाँ पर हमने सही दिए हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अच्छे से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।